अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं तौसीफ रफ़ा और आप देख रहे हैं हमारा चैनल देश टाइम। दोस्तों, बिहार के अंदर सियासी गर्मियाँ बहुत तेज़ हैं और एक हाल ही में बिहार के अंदर इलेक्शन गुज़रा और उसके नतीजे भी सामने आए। नीतीश कुमार जी की सरकार बनी और सरकार बनने के बाद प्रतिपक्ष, विपक्ष के नेता और एक दूसरे पार्टियों के बीच में घमासान पैदा दोबारा नज़र होता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने कल एक बयान दिया, जो विपक्ष के बिहार के विपक्ष के काफ़ी बड़े नेता हैं। उन्होंने एक बयान दिया और बयान देने के बाद ये कहा कि जो है नीतीश कुमार जी थक चुके हैं, उनको अपना कार्यकाल खत्म कर देना चाहिए। और भी उन्होंने काफ़ी सारे बयान दिए, उसमें एक बयान ये भी था कि नीतीश कुमार जी को मुझसे खतरा है, क्या खतरा है, नहीं है, वो बहुत कुछ सारा फ़लसफ़ा उन्होंने सुनाया। इन्हीं सब के जवाबात के लिए आज हमारे साथ हमारे मेहमान जो हैं, परवेज़ अनवर साहब, जो पार्टी के नेता और जनता दल यूनाइटेड के नेता और समाज सुधारक प्रदेश सचिव हैं हमारे साथ, प्रदेश महासचिव परवेज़ अनवर साहब हैं। आज हम उन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों और कैसे और किन बातों का सामना करके और देख के तेजस्वी यादव साहब ने इन बयान को रिलीज़ किया और क्यों कहा। परवेज़ अनवर साहब, मैं आपका अपने चैनल के अंदर इस्तकबाल करता हूँ और मैं ये जानने की आपसे कोशिश करना चाहता हूँ कि क्यों आखिरकार तेजस्वी यादव ने ये क्यों कहा कि नीतीश कुमार साहब बूढ़े हो गए हैं, उनको अपना कार्यकाल खत्म करके घर पे आराम करना चाहिए। जी, मैं आपने मेरा इस्तकबाल किया, इसका बहुत-बहुत शुक्रिया। मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, आपके चैनल की कामयाबी के लिए मैं दुआएँ शुभकामनाएँ भी देता हूँ। और मैं मोहम्मद परवेज़ अनवर, जनता दल यूनाइटेड के समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ का प्रदेश सचिव, यानी सोशल रिफॉर्म फाइटर विंग है, उसका मैं प्रदेश सचिव। और इस विंग का गठन जनाब आरसीपी सिंह साहब ने किया है, और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और इस प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष जनाब वीरेंद्र नीरज साहब हैं, और इसके मुख्यालय प्रभारी जनाब राजीव रंजन साहब, जो प्रवक्ता भी हैं, मुख्यालय प्रभारी भी। आपका सवाल ये है जनाब तौसीफ साहब के चैनल के माध्यम से सवाल कर रहे हैं। सवाल ये है कि नीतीश कुमार जी थक गए, तेजस्वी यादव ऐसा कह रहे हैं। तो हमारा कहना ये है कि तेजस्वी यादव किस तरह के बयान क्यों दे रहे हैं वो तो खुद ही समझे, लेकिन कहने की बात है कि तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार साहब थके नहीं हैं। आप इसकी मिसालें देख सकते हैं। मिसाल तो ये है कि उनका वर्थ, उनकी इम्पोर्टेंस इतनी है बिहार राजनीति में जितनी आज तक किसी नेता की नहीं हुई, और वो एक समाज सुधारक छवि उनकी बिहार में बन चुकी है। आप सभी जानते हैं कि आप चले जाएं गांव देहात में, बस सुबह निकलेंगे 6-7 बजे, तो आप ये देखेंगे कि बच्चियां जो है साइकिल पे पोशाक पहन के चली जा रही हैं। ये कंसेप्ट जनाब नीतीश कुमार साहब का ही है। इसकी वजह से लड़कियों का स्कूल में ड्रॉप आउट जो था पहले, मतलब 7वीं के बाद उनको 10th पढ़ना, हाई स्कूल जाना है, तो उनको दूर जाना पड़ा, जिसकी वजह से वो जा नहीं पाती। साइकिल की जो ये योजना आई, इस साइकिल की योजना की मदद से लड़कियां गांव में अपना किसी जो दूर के स्कूल में, जो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर है, वहां स्कूल जाके पढ़ सकती है। पोशाक योजना दी, जिससे लड़कियां साफ सुथरे लिबास से पहनती हैं, पहन के स्कूल जाती है। जब इंसान साफ सुथरा लिबास पहनता है तो अंदर से कॉन्फिडेंट महसूस करता है। इस बात नीतीश कुमार साहब ने समझा और लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल की योजना लाई, जिससे हमारी बच्चियां पढ़ लिख करके आगे बढ़ रही हैं। और 15 साल पहले जिन बच्चों ने पढ़ा था, पढ़ लिख करके वो आज आगे बढ़ गई माशाअल्लाह 5 साल में, और वो एक अच्छे मुकाम पे हैं। आप खुद देख रहे हैं कि उन्होंने, नीतीश कुमार साहब ने पढ़ने का इंतजाम तो बच्चियों का कराया ही, साथ में उनके रोजगार का इंतजाम भी कराया। आप जितनी लेडीज पुलिस, महिला पुलिसकर्मी आज रोड पर दिख रही हैं, पहले इतनी महिला पुलिसकर्मी कभी दिखाई नहीं दी। तो आप देखते होंगे कि भाई गांव देहात लड़कियां, शहर की लड़कियां जो पढ़ लिख करके आगे बढ़ी हैं, उन्हें रोजगार भी मुहैया कराया गया, और उन्हें पुलिस जैसी इज्जत बाइज्जत नौकरी भी अता की गई। बाइज्जत अच्छा, नौकरी अता जी। सर, आपकी बात को मैं काट रहा हूँ माजरत के साथ। सर, मेरा जी। ये एक बात ये कहना है कि हाल ही में बिहार के अंदर एक बहुत ही बड़ा वाकया अंजाम हुआ, मर्डर केस हो रहा है। तो उसमें ये दोबारा हर बार की एक हेटेड स्पीच आती है। हर नेता एक दूसरे के नेता के ऊपर इल्जाम लगाता है, एक पार्टी सियासतदार पार्टी दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाती है। मेरा ये कहना है कि जंगल राज अभी तक बिहार के अंदर से खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? क्यों आखिरकार इंसान और जनता परेशान है और इतनी बर्बरता क्यों चल रही है?
आपका कहना बिल्कुल ये, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूँ कि जंगल राज कायम है। जंगल राज भी कायम नहीं है। आप देखिए शहरों में, आप शहर की, पटना शहर की पहले बात करता हूँ मैं। यहाँ पर आप देखेंगे सड़कें इतनी साफ सुथरी हो चुकी हैं, फ्लाईओवर्स बन चुका है। अभी 3-4 रोज पहले ही जो है एक फ्लाईओवर आर ब्लॉक से लेकर दीघा की तरफ जो है वो बनाई गई, जो 6 मिनट लोग दीघा उस फ्लाईओवर से पहुंच सकते हैं। तो कोई अराजकता नहीं है। अभी अभी 15-20 एक दिन पहले की बात है, मैं फ्लाईओवर से गुजरा था आर ब्लॉक के पास, तो मैंने वहां पर देखा गोलंबर और 4 तरफ पे 4 पुलिस की गाड़ियां लगी हुई हैं। मैंने उनसे उनसे जाके पूछा भी कि भाई आप यहाँ क्यों खड़े हैं, तो उन लोगों ने बताया कि लोग रात में गुजर करते हैं, सब अपने घर जा रहे हैं ऑफिस से, महिलाएं भी हैं और पुरुष भी हैं, उनकी सुरक्षा देने के लिए वहां खड़े थे। जंगल राज होता तो पुलिस वहां खड़ी नहीं थी। हाँ, इक्का दुक्का कुछ कांड ऐसा हो गया है, मान लीजिए मर्डर हो गया है, तो उसकी तफ्तीश जारी है और सरकार इस पे कठोर कदम उठाएगी जो पकड़े जाएंगे। तो ये एक अलग मामला है। क्या जंगल राज यहाँ कायम नहीं? लड़कियां बेखौफ हो करके अपनी एजुकेशन ले रही। आप देखिए पटना में पूरे बिहार की बात मैं करता हूँ, कुछ दिन पहले मोकामा में गया था। मोकामा में देखा कि वहां भी मॉल है, चौड़ी सड़कें हैं, लोग वोटर्स वोट करने के लिए जा रहे हैं, तब भी कोई तकलीफ नहीं उनको हुई। तो जंगल राज बिल्कुल कायम नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। लोग निर्भीक होकर अपना काम कर रहे हैं। अच्छा परवेज अनवर साहब, एक मेरा ये सवाल कि इलेक्शन हुए हुए काफी टाइम हो गया, 5-6 महीने का अरसा बीत गया, मगर अभी तक पार्टी के अंदर या सरकार के अंदर मंत्रिमंडल का पूरी तरीके से विस्तार नहीं हो पाया। तो ये कहीं ना कहीं एक नाकामी शो करती है सरकार की। नहीं, ये नाकामी किसी भी के, मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, नाकामी कहीं से शो नहीं करती है। क्योंकि आप देखिए जनाब नीतीश कुमार साहब की 40+ अंडर 50 जो सीट्स आई, फिर भी बीजेपी ने जो जो वादा किया था एनडीए की सरगठबंधन में कि मैं मुख्यमंत्री बनाऊंगा, कम सीट आने के बावजूद उन्होंने अपने वादे पे कायम रहे और बीजेपी ने इनको मुख्यमंत्री बनाया और मंत्रिमंडल कुछ मंत्री बनाए भी गए। हाँ, रही बात विस्तार की, तो कुछ कुछ मामला, कोरोना का मामला आ गया या फिर न्यू ईयर का मामला आ गया, अभी 14 जनवरी की रात का मामला आ गया, इन सब वजहों से रुका रहा। और जाहिर सी बात है कि दो पार्टियां मिलकर ये सरकार बनाती हैं, तो मंत्रिमंडल में हर कोई चाहता है कि मंत्रिमंडल में मेरा ज्यादा शेयर हो, या हर जो आदमी विधायक लड़ा है वो चाहता है कि मैं ही मंत्री बनूं। तो ये पार्टी के अंदर की बात है, बीजेपी और जेडीयू ये आपस में तय कर रही है किसको कौन सा मंत्रालय देना है, इसलिए मंत्रिमंडल के गठन होने में वक्त लग सकता है। मैं समझता हूँ कि 30 जनवरी की पहले पहले जरूर मंत्रिमंडल का विस्तार होगा इंशाअल्लाह। अच्छा परवेज अनवर साहब, मेरा एक यहाँ पे और ये सवाल, तेजस्वी यादव जी ने एक और बात ये भी कही कि मुझसे, मतलब तेजस्वी यादव ने ये कहा कि नीतीश कुमार साहब को मुझसे खतरा है। किस बात का खतरा वो जता रहे हैं? ऐसा तो नहीं कि कहीं। जी नहीं, ऐसा बिल्कुल गलत है। नीतीश कुमार जी को तेजस्वी यादव से क्या खतरा है? जिस इंसान को बोलना मतलब ठीक से उनको बात करना भी नहीं आता। अभी आप खुद देखिए, क्लिप चल रही है टीवी पे जिसमें ये है कि वो जो है कैसी कहीं शिक्षा के अभ्यर्थी जो है वो खड़े धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और वो डीएम से बात कर रहे हैं। देखिए वो स्पीकर ऑन कर डीएम से बात कर, डीएम साहब पता भी नहीं है, फिर भी वो कॉमन मैन बन के बात कर रहे हैं। तो बिहार में सोचिए पुलिस कितनी अच्छी है, या आप कितना अच्छा यहाँ का इंतजाम है कि आपके तेजस्वी यादव नॉर्मल मैन, कॉमन मैन बन के बात कर रहे हैं, तब भी वो डीएम साहब जो है सर सर करके इनसे बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी हाँ बिल्कुल ख्याल रखा जाएगा, आप व्हाट्सअप कर दीजिए, हम इस पर देखेंगे क्या हो सकता है, क्या विभाग से कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है। ये सब एक कॉमन मैन को जवाब दिया जा रहा है, तेजस्वी यादव को जवाब नहीं दिया जा रहा है। उसके बाद तेजस्वी यादव पूछते हैं कि हम व्हाट्सअप करवा देंगे, तो कब तक करवाइएगा? इसी पर डीएम साहब ने कहा कि आपने अभी तक व्हाट्सअप तो भेजाया नहीं, आपने आवेदन भेजा नहीं और हमसे आप हिसाब ले रहे हैं। बिल्कुल सही तरीके से कायदे के साथ डीएम साहब ने अपनी बात रखी और एक कॉमन मैन को उन्होंने बात रखी, कॉमन मैन को उन्होंने कॉल को एंटरटेन किया। तो बिहार में सरकार की कामयाबी है, पुलिस की भी कामयाबी, पुलिस कितना हाउ वेल बिहेव द पुलिस इज। फिर उन्होंने कहा कि मैं तेजस्वी यादव बोल रहा हूँ, जाहिर सी बात है एक एमएलए हैं, प्रतिपक्ष के नेता हैं, तो वो जब वो सर करेंगे, उन्होंने सर कहना शुरू कर दिया। इस पर वो मजाक उड़ाया तेजस्वी यादव। इसी समझ सकते हैं उनकी मेंटालिटी कि वो एक कॉमन मैन से डीएम अच्छे से बात कर रहे हैं, और जब आप बताते हैं कि मैं प्रतिपक्ष का नेता हूं तो आपको और ज्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, सर कहते हैं। ये तो तारीफ की बात है ना, इस पर हंसने या मजाक उड़ाने की कोई बात है ही नहीं। ये बिल्कुल गलत सोचना उनका, तेजस्वी यादव का। और जहां तक आपने कही कि नीतीश कुमार से थक गए हैं, नीतीश कुमार थके नहीं हैं। वो आप इतना सा अच्छा बिहार चला रहे हैं और अभी आप देखिए
अभी कुछ रोज पहले की बात 19 जनवरी को महाराणा प्रताप जी की पुण्यतिथि मनाई गई। उसमें आरसीपी सिंह साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जदयू के, उन्होंने एक बात अनाउंस की कि महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए, बिजनेस इंडिपेंडेंट बनाने के लिए, बिजनेस वुमन बनाने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनाने के लिए 10 लाख रुपए की राशि बहैसियत लोन दी जाएगी औरतों को, और वो 10 लाख की राशि में 5 लाख की सब्सिडी होगी। मीन्स कि 10 लाख का कर्ज मिलेगा, लोन मिलेगा आपको, 5 लाख रुपया पहले ही माफ कर दिया गया, और जो 5 लाख रुपया बचेगा आपको, आप बिजनेस कीजिए और महीने का 84 पार्ट 84 मंथ्स में 84 पार्ट्स में आप 5 लाख अदा कर सकते हैं, जो कि करीबन 5,900 कुछ रुपया होता है, 6,000 के अंदर ही होता है। तो आप सोचिए कि 10,000 रुपया वो दे रहे हैं, 10 लाख दे रहे हैं, 5 लाख माफ कर रहे हैं, और 5 लाख रुपए में वो भी आपको 84 7 साल में वसूल करें, ताकि आप अपना कामयाबी के साथ चलाइए। ऐसा कोई बिल्कुल इंटेलिजेंट दिमाग का आदमी, बहुत ही एक्टिव ब्रेन का आदमी ही कर सकता है। और आरसीपी सिंह साहब ने कहा कि बिल्कुल नीतीश बाबू कहते हैं उनको, उन्होंने कहा नीतीश बाबू की ही ये योजना है। तो हमारे नीतीश कुमार साहब के देखिए सुशासन का एग्जाम्पल देखिए कि वो अभी कुछ पहले, एक हफ्ते पहले पुल का उद्घाटन कर रहे हैं, ओवरब्रिज बना रहे हैं। उसके दूसरी बात जो है 19 जनवरी को अनाउंस होता है कि भाई 10 लाख रुपए लोन मिलेगा महिलाओं को। महिलाएं कितनी उत्साहित हैं। उस पर कुछ दिन करीबन 200 महिलाओं को पॉलिटिक्स से जोड़ा गया, जिसमें डॉक्टर्स थी, इंजीनियर्स थी। तो उन्होंने कहा कि अब पढ़े लिखे लोगों का जमाना है, जो हाईली इंटेलेक्चुअल लोग हैं, आम पढ़े लिखे लोग तो आ ही सकते हैं, हाईली इंटेलेक्चुअल लोगों को भी पॉलिटिक्स में आना चाहिए, पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। तो तेजस्वी यादव को नीतीश कुमार जी और आरसीपी सिंह साहब से खतरा है, क्योंकि ये लोग जो है पढ़े लिखे लोगों को जोड़ रहे हैं पार्टी में, इसलिए बौखलाहट में तेजस्वी यादव कह रहे हैं नीतीश कुमार को उनसे खतरा। नीतीश कुमार को उनसे खतरा नहीं है, तेजस्वी यादव साहब को खतरा है कि भाई पढ़े लिखे लोगों की ब्रिगेड। आज के वक्त में पढ़ा लिखा इंसान जो है, जो वेल इन्फॉर्म्ड है तमाम कानून से, तमाम बातों से, वो समझिए कि एक बहुत बड़ा एक सिपाही है, जनता का एक बहुत बड़ा वो समाज सुधारक है। तो यही हमारा कहना है कि नीतीश कुमार साहब इतने अच्छे काम कर रहे हैं, जिसकी आरसीपी सिंह साहब को संरक्षण प्राप्त है पार्टी को, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसी वजह से तेजस्वी यादव बौखला गए। जी, विवाह को रोका, ये समाज सुधार का ही काम। आप दहेज प्रथा को उन्होंने जो है बंद किया है, दहेज को कानून गैर कानूनी बताया है, ये समाज सुधार का ही मतलब है। तो उनका कहना यह है कि डेवलपमेंट के काम तो हो ही रहे हैं और होते रहेंगे, उसी तरह से समाज का सुधार भी होना है। तो ये कि वो चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा तबका है, इंटेलेक्चुअल तबका है, बुद्धिजीवी तबका है, वो भी पॉलिटिक्स में आए, वो अपनी जिम्मेदारी ले, अपनी भागीदारी वो अपनी यहाँ दिखाए। ये रणनीति है। और दूसरी बात ये है कि उनकी रणनीति है कि समाज के हर एक वर्ग का विकास हो। जैसे बताया गया कि आरजेडी के वक्त में MY समीकरण था, कहा गया कि मुसलमान और यादव, मतलब दो तबके को ही उन्होंने अप्रोच किया, तो बाकी तबका कहाँ चले जाएंगे? वो भी तो बिहार की जनता है, वो तो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आप सोचिए कितना गलत नीति था उनका। इनकी नीति यह है कि जितने भी हमारे हैं, जितने तबके बिहार में, जितनी जातियां हैं, जितने धर्म है, सबको लेके साथ चलना है। रणनीति यही है कि सबका साथ हो, सबका विकास हो, और समाज में तालीम और आगे बढ़े। और आपने जो 10 लाख की योजना सुनी कि 10 लाख महिलाओं को दिया जाएगा, 5 लाख की सब्सिडी होगी, और 5 लाख रुपया उसके अंदर जो है वो उनको इंस्टॉलमेंट में अदा करना होगा। रणनीति ये है कि महिलाओं को आत्मनिर्भर करना है, महिलाओं को सशक्त करना है, विमेन एम्पावरमेंट की वो इनका कदम है। और ये जब लड़कियां जो हाई एजुकेशन है उसमें उनको स्कॉलरशिप वगैरह मिल रही है, तो लड़कियां या तो 10 लाख रुपए से बड़ा कारोबार शुरू करें, एंटरप्रेन्योर बने लड़कियां, या वो पढ़ लिख करके बड़ी नौकरी हासिल करें। गोया ये कि जो आधी आबादी है पूरे इंडिया की, जो महिलाएं, जिसको बेटर हाफ कहा जाता है, अर्धांगिनी कहा जाता है, शरीके हयात कहा जाता है, उन महिलाओं को तरजीह देने की बात है। ये नीति है, उनको इज्जत देने की बात है, उनको सक्षम बनाने की बात है, उनको सशक्त बनाने की बात है। ये इनकी रणनीति है। और जो पुरुष समाज हमारे लड़के हैं, आप जाहिर हैं कि उनको स्कॉलरशिप वगैरह जो है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, हायर एजुकेशन की स्कॉलरशिप है, और 50 साल की उम्र तक के मर्दों को लोन दे करके बिजनेस करा देने की भी बात पहले से तय है, वो भी समझिए कि चल रहा है, वो है। तो यही इनकी नीति अभी है। और दूसरी बात ये भी है, हाँ एक मिनट, और दूसरी ये भी है कि समाज में जो है अमन चैन कायम रहे, कोई लड़ाई झगड़ा
कोई ईर्ष्या द्वेष वाली बात ना रहे। जी, हर सबका मिलजुल के रहे। तो इसलिए हमारे परवेज अनवर साहब जो कि जेडीयू के नेता हैं, इन्होंने काफी बेहतर तरीके से एक्सप्लेनेशन दिया और बताया और हर जवाब का करारा जवाब उनके सामने पेश किया तरीके से और जो है मोदी के जो लगाए जा रहे हैं उन सब इल्जाम की पेश की। थे हमारे साथ परवेज अनवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया आपका अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे चैनल के साथ बात किया। थैंक यू वेरी मच। जी, मैं भी आपको शुक्रिया